स्वागत है आपका विरोध शर्मा जी। एक बार फिर नई परख के मंच शुक्रिया। पर। आजकल हम लोग रोज ही चर्चाएं कर रहे हैं, वक्त ही इस तरह का है। जंतर मंतर से लेकर प्रधानमंत्री दफ्तर तक जो आंदोलन चला, उसने देश की फिजाओं में इनकलाब का स्वर, प्रतिरोध का स्वर व्याप्त कर दिया है चारों तरफ। मतलब एक महीने पहले ये स्थिति नहीं थी। एक महीने पहले तो हम लोग यही सोचते रहते थे कि भाजपा कितनी पार्टियों को तोड़ रही है, किस तरीके से वो 2/3 बहुमत की तरफ बढ़ रही है, किस तरीके से उसने तमाम विधानसभा चुनाव जीत लिए हैं। एसआईआर का प्रपंच उसने किया, अब वो परिसीमन का प्रपंच करके अपने बहुमत कभी उसके हाथ से न निकला है, इसका पूरा बंदोबस्त करने में लगी हुई है। और विपक्ष टुकुर टुकुर ताक रहा है। लेकिन अचानक कुछ ऐसा घटित हुआ जिससे ये परिस्थिति बिजली की तरह बदली, वास्तव में बिजली की तरह बदली। 1 डेढ़ महीने पहले हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि देश का माहौल इस तरीके का होगा। और इस आंदोलन में कुछ नए नए पहलू निकल कर आए हैं सामने। जैसे एक पहलू ये निकल कर ये आया कि किस तरीके से पुलिस के वेश में गैर पुलिस वाले पुलिस के साथ में खड़े होकर आंदोलनकारियों का दमन करते हैं। अब तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। तो खैर उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। हम चर्चा दूसरे पहलू के ऊपर करेंगे कि जिस चीज को गोदी मीडिया कहा जाता है, मैं उसको सरकार परस्त मीडिया कहता हूं। कुछ हमारे मित्र और भी गुस्सा होगा, उसको डॉगी मीडिया कहते हैं। लेकिन मैं डॉगी मीडिया कहूंगा ना गोदी मीडिया कहूंगा, जो सरकार परस्त मीडिया है। सरकार परस्त मीडिया के खिलाफ आंदोलनकारियों के अंदर बहुत गुस्सा है। एक पत्रकार के तौर पर जब भी मैं किसी आंदोलन के पास गया हूं, नजदीक गया हूं, तो मेरा बड़ा हमेशा स्वागत सत्कार हुआ है। जब किसान आंदोलन हुआ था तो मैं अजीत अंजुम और अपने मित्र अरुण के साथ में, अरुण पांडे के साथ में, किसानों के धरने पे जिस दिल्ली घेर रखी थी वहां पे जाता था और वहां पे खड़े होकर उन लोगों के कार्यक्रम में भाग लेता था। वो लोग सब चाय पानी कराते थे, दौड़ दौड़ के पास में आते थे, हमसे बात करने की कोशिश करते थे, हमारे हर सवाल का जवाब देने के लिए उत्सुक थे। जयप्रकाश नारायण आंदोलन से लेकर भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से होते हुए और किसान आंदोलन तक हर जगह जब हम लोग गए तो हमारा स्वागत हुआ, सत्कार हुआ। और हमारे जाने से उन लोगों में जोश की लहर दौड़ जाती थी, चेहरे पे हंसी आ जाती थी, उन लोगों की मुस्कुराहट आ जाती थी। आज क्या हो रहा है? आज जब बड़े बड़े चैनलों के रिपोर्टर जब जाते हैं आंदोलन स्थल के ऊपर तो उन्हें गालियों का सामना करना पड़ता है। उनकी थुक्कम फाक फजीयत होती है, उनकी फजीयत होती है। और कभी कभी गुस्से में आके आंदोलनकारी उनकी पिटाई भी कर रहे हैं, उनके कैमरे तोड़े जा रहे हैं, उनके मुंह पर थूका जा रहा है। अब ये इसमें एक अफसोस का पहलू भी है कि जो जा रहे हैं वहां पर, ये तो साधारण रिपोर्टर्स हैं जिनको एक तरह से बलि का बकरा बनाकर इन जगहों पर भेजा जा रहा है। जिन लोगों के खिलाफ उनमें गुस्सा है वो तो लाखों करोड़ों की नौकरी तनख्वाहें लेकर एसी में बैठे हुए वहां बैठकर सांप्रदायिक प्रचार कर रहे हैं और सरकार परस्ती के नए आयाम छू रहे हैं और पत्रकारिता के उसूलों की हत्या कर रहे हैं। वो लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। उन्होंने भी कभी अच्छी पत्रकारिता की है विनोद जी, मैं उन सबको जानता हूं, आप भी जानते हैं। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा ही से इस तरीके के थे, कभी उन्होंने अच्छी पत्रकारिता भी की है। लेकिन 2014 में जब से नरेंद्र मोदी आए, उन्होंने मीडिया स्पेस कैप्चर करने की बाकायदा एक योजना बनाई। उस योजना को उन्होंने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की एक बैठक, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाकर उस योजना को बाकायदा लागू किया। और एडिटर्स गिल्ड ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की जो रिपोर्ट थी उसकी आलोचना की, जबरदस्त कठोर आलोचना की, जो उनकी वेबसाइट पे आज भी मौजूद है। मैं इसके ऊपर एक बहुत लंबा लेख भी लिख चुका हूं और मुझे पक्का यकीन है कि आप इस पूरे प्रकरण से अच्छी तरह वाकिफ होंगे। लेकिन एडिटर्स गिल्ड की तमाम कोशिशों के बावजूद और हमारे आप कैसे पत्रकारों की तमाम कोशिशों के बावजूद नरेंद्र मोदी ने मालिकों की मदद से और दूसरी तमाम तरह की मददों से इस पूरे मीडिया स्पेस के ऊपर, जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया स्पेस है और अब प्रिंट मीडिया भी उसमें शामिल हो गया, ऐसा मुझे लगता है। इस आंदोलन की रिपोर्टिंग प्रिंट मीडिया में हुई है, उससे यही लगता है कि वो भी उस पर कैप्चर कर लिया। कैप्चर करने के बाद में हालत ये हो गई कि वो विपक्ष से ज्यादा सवाल पूछने लगा और सरकार से सवाल केवल नाम मात्र के लिए पूछता। हमारे आपके ऐसे लोग इसलिए बुला लिए जाते हैं वहां पर एक आध अपवाद को छोड़ के, जिसमें हमारे मित्र चौधरी साहब भी शामिल हैं, संदीप चौधरी भी शामिल हैं। इस तरह के एक दो अपवादों को छोड़ के बाकी तो हम लोगों को केवल फिल इन द गैप्स, खाली जगह भरने के लिए बुलाया जाता है ताकि हम कह सकें देखिए हमने इनको भी बुलाया था जो सरकार के आलोचक हैं। तो ये अब बेचारे रिपोर्टरों को पिटाई, बदतमीजी, अशिष्टता और धक्कम धक्का का सामना करना पड़ रहा है। हालत यह है कि वो अपने मायकों पे से अपने चैनल की आइडेंटिटी हटाकर, का नाम हटाकर जा रहे हैं वहां पे, क्योंकि जैसे ही उसका नाम देखेंगे और उनके ऊपर हमला शुरू हो जाएगा। पहले गालियां पड़ेंगी और उसके बाद किसी गुस्सा आ गया तो वो चांटा भी मार देगा।
तो ये जो स्थिति, जो मोदी सरकार परस्त मीडिया ने अपनी जो हालत बना ली है, ये बहुत अफसोस की बात है। हमें कोई प्रसन्नता नहीं हो रही कि हमारे हम पेशा लोगों के साथ ये सलूक हो रहा है। मुझे कोई खुशी नहीं हो रही, मुझे बहुत ही अफसोस हो रहा है, लेकिन मुझे हमेशा से डर था कि एक ना एक दिन ऐसा जरूर होगा। और मैं तो ये भी मानता हूं कि जिस दिन मोदी सरकार गिरेगी, उस दिन इस सरकार परस्त मीडिया का शीराजा भी गिर पड़ेगा, और इसके नीचे ये तमाम एंकर और एंकरनियां जो दिन रात प्रपंच झूठी खबरें चलाते हैं, झूठा नैरेटिव चलाते हैं, ये भी उस मलबे में दबे होंगे। हम और आप जाएंगे उस मलबे को हटाकर और उनको बचाकर झाड़ पहुंचकर उनको खड़ा करेंगे और कहेंगे अब ढंग की पत्रकारिता करो। विरोध जी। देखिए, ऐसा है कि जब काफी साल पहले जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो उनके बाद एक कोई इंटरव्यू उन्होंने दिया और उनसे पूछा गया कि आप गुजरात के संदर्भ में कि भाई आपने जो किया वो उसमें कोई आपको रिग्रेट है, तो कहते हैं कि मैंने मीडिया को ठीक से हैंडल नहीं किया। तो मीडिया को वो हैंडल कर रहा है। सबसे बड़ा क्राइसिस मोदी जी का मुख्यमंत्री बनने के बाद गुजरात में ये था कि लाइव टेलीकास्ट गुजरात के दंगों की हुई। वो पहला इंस्टेंस था व्हेन कम्युनल रॉयट्स वर टेलीकास्ट लाइव। जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में कारगिल युद्ध वाज टेलीकास्ट लाइव, जिसका फायदा हुआ बीजेपी को। देखिए, बात यह है कि एक मुख्य सवाल मैं उठाता हूं और बार बार उठाता हूं, और मैं कहता हूं, मैं कभी कभी सोचता हूं कि अगर कोई ईमानदार और कोई अच्छी जुडिशरी हमको कभी मिल जाएगी, तो एक याचिका लेके वहां जाना मैं चाहूंगा। अबे जी, हमारे संविधान में फ्रीडम ऑफ प्रेस नाम की कोई चीज नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, और फ्रीडम ऑफ प्रेस इसलिए मिलता है कि यह माना जाता है कि एक ईमानदार पत्रकारिता जब तथ्यों को जनता तक पहुंचाती है, तो उसके चलते अभय जी जो लोकतंत्र है वो मजबूत होता है, क्योंकि जनता इन्फॉर्म हो जाती है। एन इन्फॉर्म्ड इलेक्टोरेट क्रिएट्स एन स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी, इन्फॉर्म्ड डेमोक्रेसी, जहां पर वोट देने से पहले पूरी तरह से ज्ञानवर्धन हो जाता है वोटर का, और वो मुद्दों पर सोच विचार करके वोट डालने में सक्षम होता है जी। पर क्या आज की पत्रकारिता इज हेल्पिंग इन द क्रिएशन ऑफ अ इन्फॉर्म्ड पब्लिक ओपिनियन और अ मिसइन्फॉर्म्ड पब्लिक ओपिनियन, मिसगाइडेड पब्लिक ओपिनियन? और इन सब की सबसे बड़ा, इन सब का जो क्राइम है, गुनाह है, जिनका आप नाम ले रहे हैं, कि इन्होंने भारत की पत्रकारिता की अहमियत, जिसके चलते हमको वो स्वतंत्रता मिली हुई है, उसको ही इन्होंने खत्म कर दिया। और ये एक केस लेके गई थी टाटा कंपनी कोर्ट में एक बार, कि हमारे खिलाफ जो प्रचार हो रहा है हमारे कॉर्पोरेट राइवल्स कर रहे हैं, जिनकी जेब में पत्रकार कुछ मीडिया हाउसेस हैं। तो एक सीरियस डिबेट भी है, ये सीरियस डिबेट भी कभी इससे भी रूबरू होना पड़ेगा। लेकिन आज के दिन इसलिए है जेब में बैठे हुए हैं पत्रकार लोग, सरकार की जेब में इसलिए बैठे हुए हैं अभय जी, क्योंकि जो हमारा मीडिया का जो इकोनॉमिक मॉडल है वो सेल्फ डिफीटिंग है। इसमें हमारी जो दर्शक है, जो हमारे पाठक हैं, दे वांट फ्री टू एयर चैनल्स एंड दे वांट न्यूज़पेपर्स फॉर 5 रुपीज, जबकि प्रोडक्शन कॉस्ट 25 रुपए है अखबार की। 5 रुपए में आपको बेचते हैं, 25 रुपए का नुकसान होता है। और वो नुकसान की भरपाई कहां से होती है? इश्तेहारों से। इश्तेहार कहां से आते हैं? जो लोग लोकतंत्र को वीकन कर रहे हैं, कमजोर बना रहे हैं, बड़े उद्योगपति, पॉलिटिकल पार्टीज, राजनेता और प्रभावशाली जो व्यक्तित्व हैं, वो लोकतंत्र मजबूत उनको पसंद नहीं है। और इसीलिए
ये कहावत भी है कि कैपिटल जो है लुक्स फॉर डेस्टिनेशन विच आर नॉट इन अ स्टेट ऑफ फॉर्मेट, जहां उथल पुथल नहीं होनी चाहिए। कैपिटल को मतलब धन को ऐसी जगह की जरूरत होती है जहां पर सतह पे शांति रहे, उफान ना हो। लेकिन लोकतंत्र तो उफान का ही नाम है। आज जो देख रहे हैं आप पेपर लीक के मामले पे, वो जो हो रहा है, वो जो समुद्र में लहरें उठ रही हैं, वो लोकतांत्रिक लहरें हैं और असली खूबसूरती लोकतंत्र की वही है। लेकिन अब ये जितने भी टेलीविजन चैनल्स हैं, इनमें पिटाई हो रही है। आप कहते हैं कि उन लोगों की, उनको मैं वर्किंग जर्नलिस्ट बोलता हूं। और एक जमाने में, और ये भी मैं बार बार अक्सर जयपाल रेड्डी को कोट करता हूं, जयपाल रेड्डी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर था यूपीए सरकार का, और उसने कहा था, उसका एक कथन था कि इस मंत्रालय की जरूरत नहीं है। We don't need a department, a Ministry of Information and Broadcasting, if we genuinely want to have a free press. और वो पत्रकारों को बोलता था बेयरफुट एजुकेशन वर्कर्स। कितना सुंदर विवरण है पत्रकारिता का, बेयरफुट एजुकेशन वर्कर्स। आज के दिन जो पिट रहे हैं वो बेयरफुट एजुकेशन वर्कर्स हैं, क्योंकि उन्होंने सिखाना पढ़ाना अपने एडिटर्स के दबाव में, अपने मालिकों के दबाव में बंद कर दिया। उनकी प्रेजेंटेशन को देखकर, उनके प्रोग्राम्स को देखकर जनता जो है वो कुछ ज्ञान हासिल नहीं करती। जनता को उकसाया जाता है इन प्रोग्राम्स के दौरान, जनता को रुलाया जाता है, जनता को बरगलाया जाता है। जनता का जो मेंटल इक्वानिमिटी है, स्टेबिलिटी ऑफ माइंड एंड थॉट, अभय जी, उसको डिस्टर्ब करके ही आप जनता को गलत जगह पे वोट डलवा सकते हो। मिसाल के तौर पे हिंदू मुसलमान करना या धर्म के नाम पर वोट मांगना, ये सब वही है। लेकिन एक जमाने में इसी देश में धर्म की जब बात की और धर्म के नाम पे वोट मांगा, तो बाला साहब ठाकरे का डिसएनफ्रेंचाइज कोर्ट ने उनका वोट का अधिकार ले लिया था। और अभी हाल ही में दो लोग जो मुख्यमंत्री हैं तात्कालीन, उनके मुकाबले तो बाला साहब ने कुछ भी नहीं किया था। एक जो हमारे असम वाले हैं और एक जो हमारे वेस्ट बंगाल वाले हैं, और लोग भी करते हैं। तो यहां पर जो अदालतें हैं वो अपना कर्तव्य नहीं निभा रही हैं। देखिए, हमारी प्रेसिडेंट इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या आपने एक भी हस्तक्षेप देखा, एक भी आपने स्वर उनकी तरफ से आया हुआ देखा ये पेपर लीक के मामले में, इस एजिटेशन के मामले में? और ये आपने देखा क्या जब ये जो अभी का हाल ही का है, क्या आपने एक भी कमेंट देखा उनकी तरफ से? नहीं। कोर्ट ने कोई संज्ञान लिया? नहीं। जब निर्भया कांड हुआ था और उसके बाद एजिटेशन हुई थी, जनता दरवाजे तक पहुंच गई थी प्रेसिडेंट हाउस के। प्रणब मुखर्जी वाज द प्रेसिडेंट एंड आई वाज एक्चुअली सिटिंग विद द प्रेसिडेंट, देन तत्कालीन प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी, और टीवी देख रहे थे और मैं भी उनके साथ बैठ के देख रहा था कि बैरिकेड तोड़ रही थी जनता। एंड he just off his own he said this has turned very serious. देखिए, बात यह है अबे जी कि बड़ी बदकिस्मती है हमारे देश की कि हमारे देश में जो दिशा दिखाने वाले नेता थे, बड़े मुद्दों पर पोजीशन लेने वाले नेता थे, उनमें दो नाम एकदम, दो क्या तीन चार नाम मेरे दिमाग में एकदम आते हैं। चंद्रशेखर जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, सोमनाथ चटर्जी जी, इंद्रजीत गुप्ता जी, प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी के बारे में मुझे अरुण जेटली ने खुद बताया कि प्रणब मुखर्जी
जब पक्ष में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन था, होम मिनिस्ट्री की जो एडवाइजरी कमेटी होती है, पार्लियामेंट्री एडवाइजरी कमेटी ऑफ होम, उसके चेयरमैन थे वो। और उन्होंने कहा कि उन्होंने उस पोजीशन में हमको कानून बनाने में बहुत सहायता की। वो जो प्रथा थी जहां विपक्ष और प्रतिपक्ष इकट्ठे होकर कानून साजी किया करते थे, वो आज के दिन नहीं है। और उसी तरह से हमारी पत्रकारिता में जब एडिटर बुला के रिपोर्टर को अपने कमरे में समझाता था, गिरिलाल जैन बीट रिपोर्टर को, बीट कॉरेस्पॉन्डेंट को बुलाता था अगर उसने कोई एडिटोरियल लिखना होता था, और उससे ब्रीफिंग लेता था। उस वक्त द इंस्टीट्यूशन ऑफ द एडिटरशिप वाज देयर। आज आपको मैं चैलेंज करता हूं कि एडिटर्स का नाम बता दो अखबारों के आप, या ये मीडिया हाउसेस जो हैं, ये टीवी वाले, इनके एडिटर्स के नाम बता दो। इसमें आपकी बात सही है विनोद जी, मैं आपके विश्लेषण से पूरी तरह सहमत हूं। हम लोग एक ही जगह खड़े हुए हैं इस मुकाम पर। इसमें एक पहलू और है, उसके अंदर वो पहलू है जिसको हम लोग इसमें बड़े बड़े पूंजीपतियों ने जो मीडिया पे कब्जा किया है, एक वो पहलू है। सरकार ने जिस तरह मीडिया स्पेस पे कैप्चर किया है, वो पहलू भी है। और मीडिया का बहुत बड़े बड़े पैमाने पर हिंदुआइजेशन भी हुआ है राम जन्मभूमि आंदोलन की तब से लगातार। इसमें से बहुत से लोग स्वेच्छा से बिना किसी लालच के, उन्हें कहीं भी रखिए वो यही काम करेंगे। अगर बीजेपी की सरकार हार जाएगी, जिस दिन कांग्रेस सरकार बन जाएगी, अगर वो मीडिया में बने रहे तब वो यही काम करते हुए नजर आएंगे। उन्हें नौकरी से निकाला जा सकता है, लेकिन वो ये काम जरूर करेंगे। और ऐसे लोगों की संख्या कम नहीं है। ये जब लाल कृष्ण आडवाणी भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री थे, यानी उस डिपार्टमेंट के मंत्री थे जिसको जयपाल रेड्डी मानते थे उसको नहीं होना चाहिए, उन्होंने जिस तरह से जगह जगह संघ के लोगों को फिक्स किया, वो पूरी कहानी हमें और आप दोनों को पता है। हम वो कहानी बताने लगेंगे तो 2 दिन तक बताते रहेंगे कहानी है। तो वो मेरा कहना यह है कि वो भी एक बहुत बड़ा पहलू है। जी विनोद जी, उस वक्त क्या था अभय जी, तो वो तो बड़े छोटे काल के लिए जनता पार्टी की सरकार में इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे। जब मीडिया का एक्सपेंशन हुआ, प्राइवेट टेलीविजन चैनल्स का एक्सपेंशन हुआ, उस वक्त अटल जी की सरकार थी। और उस वक्त हमारे मित्र रविशंकर प्रसाद आईएनबी मिनिस्टर हुआ करते थे। और दूरदर्शन में उस जमाने में हम तो क्रिटिकल होते थे बीजेपी के, तो हमको बुला लिया जाता था। और रवि ने एक बार मुझे खुद बताया कि या इसको हम बुलाते थे तो दूसरे लोग आके कहते थे इनको क्यों बुलाते हो, तो मैं उनको बोलता था कि कुछ बैलेंस रखना पड़ता है। आपकी शर्म की डिमॉन्स्ट्रेशन रवि करता था, रविशंकर प्रसाद। आई एम कॉलिंग हिम बाय फर्स्ट नेम, ही इज ऑलमोस्ट अ फ्रेंड। व्हाट आई एम सेइंग इज, मैं कुछ और कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं अभय जी कि आपने कहा कि ये लोग दोबारा वही बात करेंगे। जब ऊपर से कंट्रोल खत्म हो गया है, दिशा निर्देश खत्म हो गया है। मैं जब चीफ ऑफ ब्यूरो था हिंदुस्तान टाइम्स का, मैंने एक लॉग बुक बना रखी थी। मैंने कहा लॉग बुक है, इस पे कोई भी जो हमारी स्टोरी जो हमारे यहां से निकली है, वो व्यक्ति उस पे, हमारी ब्यूरो का आदमी कमेंट कर सकता है इस पे, उस पे उसको ना अच्छी लगे कमेंट कर सकता है, अच्छी लगे कमेंट कर सकता है। ये मैंने कहा कि ये हमारी डेमोक्रेसी वॉल है, हाइड पार्क समझ लो, हमारा ये हाइड पार्क है। वहां पर जाके कोई भी कुछ भी बोल सकता है, अपनी भड़ास निकाल सकता है। हमने वो चलाया, वो बदकिस्मती से ज्यादा दिन चला नहीं, कुछ लोग पर्सनली लेना शुरू हो गए। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि मेरे साथ अक्सर ऐसा हुआ कि एक बार मेरे एडिटर ने, नाम लेना जरूरी नहीं लेकिन वो जाना माना एडिटर है, उसकी बड़ी रिस्पेक्ट है और बड़ा गिफ्टेड आदमी है, वीर सांघवी। वीर सांघवी ने, मैं चीफ ऑफ ब्यूरो था, एक कोई स्टोरी थी जिसको मैंने रोका था फॉर ड्यू डिलिजेंस कि इसको डबल चेक करना चाहिए हमको, लेकिन वो वीर ने उसको रिलीज कर दिया। मैं अगले दिन वीर के पास गया, मैं कहा वीर, यू आर
breaking my chain of command. I was not blocking the story. मैं इस पे ड्यू डिलिजेंस चाहता था. तो we immediately said, he said, Vinod, I see your point. I see your point. Forget about this. This is a one-off thing. It won't happen again from my side. ये उस व्यक्ति का प्रोफेशनलिज्म था. हम जब यूएनआई में शुरुआत किए तो जीजी मीरचंदानी हमारे जनरल मैनेजर हुआ करते थे. मैंने एक स्टोरी की कि होम मिनिस्टर के गुर्गे कुछ ढाबे और कुछ दुकानें चला रहे हैं इंटरस्टेट बस टर्मिनस पे और वहां पर बहुत घपला हो रहा है. एंड that story was a screaming headline in all newspapers. यूएनआई की खबर थी, हर अखबार में छपी. प्रधानमंत्री होम मिनिस्टर के दफ्तर से ज्ञानी जैल सिंह थे, उनके यहां से एक व्यक्ति आया और वो कंप्लेंट लेकर. मीरचंदानी said, you speak to my reporter. And learning from him, when a young reporter did a story against जगदीश टाइटलर कि उसके खिलाफ जो केसेस हैं उसमें एक आई विटनेस नहीं मिल रहा, वो मिल गया है विदेश में कहीं, तो वो मेरे पास कंप्लेंट लेके आया जगदीश टाइटलर. मैंने कहा यू गो एंड स्पीक टू माय रिपोर्टर. यंग गर्ल who's sitting across the room, across the hall. मैं कहा जी आप उससे बात कीजिए. मैंने कहा आप बताइए मुझे, मैं जब अपने रिपोर्टर को, अपने कोलीग को कहता हूं खबर लेके आओ यार, अच्छी खबर लेके आओ, और जब वो अच्छी खबर लेके आए और मैं उस खबर को ब्लॉक कर दूं तो दोबारा मैं कैसे कहूंगा उनसे कि आप काम करो, डू सम क्वालिटी वर्क. देखिए वो ट्रेडिशन खत्म हो गई हमारी पत्रकारिता में. अब आते हैं हम आज के नजारे पर. जो आज का नजारा है, मैं एक लाइन बीच में केवल बोल दूं, आज का जो सरकार सत्ता का बंदोबस्त है, चाहे वो, मैं बंदोबस्त बोल रहा हूं, केवल वो लोग नहीं सत्ता में है, सत्ता के बाहर होते हुए भी जो सत्ता को नियंत्रित कर रहे हैं, जैसे संघ वाले लोग हैं, बड़े बड़े पूंजीपति हैं, ये सब लोग मिलकर किसी भी किस्म के जन आंदोलन को कुचलने में मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं. मीडिया जो है वो उनके दमन की मशीन का हिस्सा हो गया है. देखिए ऐसा है, जन आंदोलन छोड़ दीजिए अभय जी. हमारे देश में जो डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स है उसको बास्टर्डाइज कर रहे हैं जी. मार नहीं रहे, बास्टर्डाइज कर रहे हैं, धूल का फूल बना रहे हैं उसका, कि किसी का बच्चा और किसी का बना के दिखा रहे हैं. अच्छी कोई सूचना होगी तो उसको ऐसे दिखा रहे हैं कि मंदिर के बाहर कोई अनबहे लड़की अपने बच्चे को छोड़ के चली गई है. दिस इज नॉट अ स्टोरी वर्थ योर अटेंशन. किस हद तक है आपको अंदाजा ही नहीं है. और अब तो छोड़िए, अब तो कोई लोली ऑफिशियल भी किसी मंत्री के दफ्तर से फोन कर देता है तो सब चुपचाप हो जाता है, मामला रफा दफा हो जाता है, स्टोरी गुल कर दी जाती है. और ना सिर्फ ये, जो एडिटोरियल लीडरशिप है, मोस्ट मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस दे हैव सीडेड इट टू द गवर्नमेंट ऑफ द डे. सेंटर है तो सेंटर की गवर्नमेंट, स्टेट्स हैं तो स्टेट्स की गवर्नमेंट, एंड दिस इज अक्रॉस पार्टीज. क्योंकि सबसे बड़े एडवर्टाइजर केंद्र में केंद्र सरकार है, भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस भी देती है एडवर्टाइजमेंट, और पार्टीज भी देती हैं, उसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट्स देती हैं. ये जो पूरा तंत्र है, ये जो हमारा सेल्फ डिफीटिंग इकोनॉमिक मॉडल है, जिसमें कि हमको फ्री टू एयर चैनल चलाना है और सस्ता अखबार बेचना है, तो उसमें हमारी इकोनॉमिक वायबिलिटी जो है वो डिपेंडेंट हो गई है ऑन सच फोर्सेस जिन पे हमको नजर रखनी है. वॉचडॉग का रोल खत्म है मीडिया का. वॉचडॉग क्यों कहते थे हमको? कि दूसरों पे नजर रखनी है. ये जो सत्ता के अखाड़े हैं इन पे नजर रखो, ये जो सत्तारूढ़ लोग हैं इन पे नजर रखो. आज के दिन वो संभव नहीं है. जब पैसा वहां से पा रहे हैं अखबार चलाने के लिए या टेलीविजन चैनल चलाने के लिए, तो फिर आप क्या उनकी जवाबदेही मनाएंगे? इसमें एक और पहलू है, एक माफ कीजिए बीच में एक बार फिर बोल रहा हूं. जिस दिन इस देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों को लगा कि नरेंद्र मोदी की जरूरत खत्म हो गई या मौजूदा सरकार की जरूरत खत्म हो गई, उस दिन एक हफ्ते के अंदर ये तमाम चैनल जो है ना,
है, ये बीजेपी उनकी सरकार की खाल उतारना शुरू कर देंगे और जो उतारने की कोशिश नहीं करेंगे उनको 1 मिनट में बाहर निकाल दिया जाएगा। देखो ऐसा है, जब ये उस इनका दिन नेशनल नैरेटिव बन एंथम, जाएगा इनके खिलाफ। ये जो अपना इनका जो है, इनका नेशनल एंथम बदल जाएगा, नेशनल एंथम बदल जाएगा, दूसरा राष्ट्रगीत अब गाने तो लगेंगे ये। कोई दूसरा राष्ट्रगीत गाना शुरू करेंगे। देखिए मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए कि अब भी बड़े इदारे जैसे गार्डियन अखबार है लंदन इंग्लैंड का, सर वो तो एक स्कॉट फाउंडेशन चलाता है। वो स्कॉट फाउंडेशन जो है इन्वेस्टमेंट करती है वेरियस बिजनेसेस में, और उसमें जो मुनाफा होता है वो इट प्लाउज इट इनटू द न्यूज़पेपर, ताकि वो न्यूज़पेपर डिपेंडेंट ना रहे किसी और पे एडवर्टाइजमेंट के लिए या इकोनॉमिक सपोर्ट के लिए। वो अपनी इंडिपेंडेंस बना के रखे। एक अखबार है जिसने ज्यादातर अपनी इंडिपेंडेंस बना के रखी हुई है आज के दिन, और नाम है उसका हिंदू। उसकी पुरानी प्रथाएं हैं, उसके अनुसार वो चल रहा है, और वो बचा इसलिए हुआ है कि आज तक वहां पर जो आज की जिस सरकार की पार्टी, जिस पार्टी की सरकार केंद्र में है या और प्रांतों में, वहां उसकी सरकार आज तक नहीं बनी। इसका कहने का मतलब ये नहीं कि डीएमके प्रेशर नहीं डालती या कांग्रेस नहीं डालती या टीवी के नहीं डालेगा, ये होता है, लेकिन उसकी एक लिमिट होती है, एक लाइन होती है, वो क्रॉस नहीं करते। यहां पर तो कोई लाइन ही नहीं है, यहां पर ऐसी कोई शर्म नहीं है। पत्रकार को भाई सच्चाई ये है कि व्हाट्सएप पे बताया जाता है कि क्या टीवी पे डिबेट करनी है और डिस्कसेंट कौन होंगे, किनको बुलाना है चर्चा करने के लिए। ये सच्चाई है आज के दिन की, आप जानते हैं, हम भी जानते हैं। और लेकिन जो अब हो रहा है कि वहां पर मीडिया कर्मियों के खिलाफ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा, मेरा यह मानना है कि देखिए ये गलत प्रथा है, लेकिन ये भीड़ जो होती है ना, भीड़ को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है, और भीड़ का मानस जो होता है बड़ा अजीब किस्म का होता है। वहां पर आप जरा नहीं कर सकते, वहां पर रीजनिंग नहीं चलती, वहां इमोशन चलता है। और सच्चाई है कि कुछ पत्रकारों ने तो एक्सट्रीम ही कर दिए। मैं आज एक चर्चा देख रहा था, मुझे आप बताइए, चर्चा देख रहा था मैं एक, और चर्चा में हो रहा था कि भाई अब तो उसने लिख के चिट्ठी लिख के दे दिया है सोनम वांगचुक ने कि ये आप जो है यू शुड कंसिडर द मिनिस्टर्स रेजिग्नेशन, ये नहीं क्या प्री कंडीशन नहीं बना रहा। मैंने कहा हाँ, वो उसकी चिट्ठी है। उसके बाद उसकी जो वाइफ ने इंटरव्यू दिया राजदीप सरदेसाई को, गीतांजलि आंगमो ने, उसने कहा कि द डिमांड फॉर द मिनिस्टर्स रेजिग्नेशन रिमेन्स। उसको समझ में आ गया होगा वांगचुक को, जो ट्रायल बलून निकला तो उसके समझ में आ गया होगा तो गलत हो गया, तो उसने उसी फीडेड हिज वाइफ एंड आई ट्वीटेड, आई सेड यू डिड नॉट, ओ माना राजदीप, देखिए उसमें एक ईमानदारी है, he says yes I should have probed her more on this question, कि I said you sought no explanation from her about his letter, वांगचुक's letter, तो उसने कह दिया नहीं, ये जो एडिशनल पॉइंट्स हैं चिट्ठी में, तो ओरिजिनल पॉइंट्स तो बुलवाए नहीं तूने। तो उसने कहा हाँ वो हमारे ओरिजिनल पॉइंट्स हैं, वो हम वी वांट द रेजिग्नेशन ऑफ द मिनिस्टर, उसने बोला उसकी वाइफ ने। तो आज जो शाम को मैं चर्चा देख रहा था, एक ऐसे एंकर के द्वारा जो कि मतलब उसकी जो लीनिंग्स हैं, उसकी जो कमिटमेंट्स हैं, दे आर द वर्स्ट केप्ट सीक्रेट्स इन आवर प्रोफेशन। और वो उसने इस बात पे चर्चा, अरे आप कैसे मान रहे हैं, क्या आप वांगचुक को आप मानते हैं कि नहीं? वांगचुक ने ये कहा है, सच्चाई ये है कि पूरी कहानी बता नहीं रहा, सिलेक्टिव फैक्ट्स दे रहा है। ये बन गया है तरीका, और इसी की कमाई मिलती है, इसी की प्रमोशन मिलती है। सही बात। देखिए बीजेपी में एक खास बात है जो और पॉलिटिकल पार्टीज में नहीं है, कम से कम कांग्रेस में तो बिल्कुल नहीं है। देखिए बीजेपी में सिर्फ नौकरी नहीं दिलवाते, टाइम बाउंड प्रमोशन भी दिलवाते हैं, बिल्कुल वेज इंक्रीज भी दिलवाते हैं।
तो आप समझिए, और जो एक्सेस टू पावर, गुड सैलरी, गुड डेजिग्नेशन, किसी एक ऐसे व्यक्ति को जो कि पत्रकारिता में डिस्कार्ड बन के, मैं आई वाज अ डिस्कार्ड फ्रॉम मेडिसिन टू जर्नलिज्म। मैं सच बताता हूं आपको, मैं डॉक्टर बनना चाहता था प्री मेडिकल में, क्योंकि मैं स्टूडेंट यूनियन में संलग्न हो गया, तो मेरे कमरे में, मैं हॉस्टल में रहता था, वहां पर आके यूनियन की बातें होती रहती थी, तो मेरे सारे जो दोस्त थे वो सब चले गए, डॉक्टर बन गए। उसमें एक इंदरबीर सिंह निज्जर भी था, जो कि पंजाब में मंत्री हो गया था, और उसका बहुत बड़ा रेडियोलॉजिस्ट है वो पंजाब का आज के दिन। मतलब उसका जो रेडियोलॉजी का काम है वो उसने अब लीज पे दिया हुआ है, एंड आई थिंक ही इज अर्निंग इन लैक्स एवरी मंथ। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं चूंकि ट्रेड यूनियन मूवमेंट में संलग्न हो गया, तो मैं डॉक्टर नहीं बन सका, सो आई एम अ डिस्कार्ड फ्रॉम मेडिसिन टू जर्नलिज्म। लेकिन ऐसे कई अनेक हैं हमारे प्रोफेशन में, और उनको जब ये सब सुविधा मिल रही है क्या, तो वो क्यों नहीं वही काम करेंगे जो उनको बताया जाएगा कि ये करो। इसलिए आप ठीक कह रहे हैं। अब प्रश्न इस बात का है, प्रश्न इस बात का है, और जो जनता का गुस्सा है वो जेन्युइन है। मैं समझता हूं कि जनता को एजुकेट करने की जरूरत है, और सबसे बड़ी मैं समझता हूं कि कोर्ट में जाना चाहिए कि ये जो प्रेस फ्रीडम को जो फ्रीडम मिला हुआ है, इज दिस फ्रीडम बीइंग पुट टू गुड यूज बाय द मीडिया टुडे। आपको यकीन है कि जुडिशरी इस बात को गंभीरता पूर्वक सुनेगी और कुछ ढंग का सोचेगी इस बारे में? इट विल बी अ गुड एक्सपेरिमेंट। हो सकता है कोई ऐसा जज हमको मिल जाए, वैसा जज जिसने अभी जाके पैलेस्टीन और गाजा पे रिपोर्ट लिखी है, हो सकता है ऐसा कोई जज मिल जाए हमको। लेकिन इसमें ये जो प्रोविजन है, इसमें एक इंटरप्रिटेशन की जरूरत है इन कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स, कि जो मीडिया है, जिस रोल के लिए मीडिया को स्वतंत्रता दी गई है, क्या मीडिया वो रोल निभा रहा है जनता के हित में। और जब मैं ये कहता हूं तो मैं इनडायरेक्टली समर्थन करता हूं इस बात का, लोगों की नाराजगी का मीडिया के प्रति, क्योंकि मीडिया ईमानदारी नहीं बरत रहा है। मैं जो लिख के देता हूं या मैं बोलता हूं, जो टीवी चैनल वाले बोलते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो होता ही है, खबर जो होती है प्योर न्यूज, उसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए। आपका ओपिनियन है, जो मर्जी आपको रखने का अधिकार है, लेकिन खबर में आप मिलावट करेंगे तो मैं कई बार पहले मजाक में बोलता था कि अंडर द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट प्रोसिक्यूशन होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी। हम लोगों ने काफी अच्छी चर्चा की इसके ऊपर की, मौजूदा हालात का जायजा भी लिया, और साथ में उसका जो सार तत्व है, जो उसका मर्म है, उस मर्म को पकड़ने की भी कोशिश की। हालांकि जैसा कि आपने कहा कि पूरा मीडिया जो है कैपिटल इंटेंसिव गेम है, उसके अंदर करोड़ों अरबों रुपए लगे हुए हैं, और जिन लोग मालिकों के करोड़ों अरबों रुपए लगे हुए हैं वो सरकार की दाईं तरफ रहना चाहेंगे, वो बाईं तरफ कभी आने ही नहीं चाहते। तो वो एक तो वो समस्या है। दूसरी विचारधारात्मक समस्या भी है, आइडियोलॉजिकल समस्या भी है। हिंदू राष्ट्र बनाना है, बहुत से पत्रकारों को भी हिंदू राष्ट्र बनाना है, कुछ पूंजीपतियों को भी हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो वो भी सब उस काम में लगे हुए हैं। कुछ एंकरों को भी हिंदू राष्ट्र बनाना है, ये भी एक समस्या है। इसीलिए वो पूरी आंदोलनों की और पूरे जो लोकतांत्रिक विमर्श है, लोकतांत्रिक विमर्श दुनिया है, उस सबको विकृत करने में लगे हुए हैं, दमन की मशीन का हिस्सा बन गए हैं। विरोध जी देखिए, एंटी ट्रस्ट लॉज इन्फोर्स होने चाहिए। देखिए, मीडिया में मोनोपोली बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होनी चाहिए। लेकिन मोनोपोली तो और है, आज के दिन मीडिया में मोनोपोली है। कई जगह उन्होंने खरीदे हुए चैनल, कई जगह उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, और तीसरी जगह वहां पर एडवर्टाइजमेंट देते हैं। वो इस तंत्र को तोड़ना बहुत जरूरी है अगर मीडिया को फ्री होना है, ईमानदार होना है जनता के प्रति। चलिए, आपको उम्मीद है, उम्मीद मुझे भी है, देखिए क्या होता है। वो सुबह कभी तो आएगी, इस तरह के आंदोलनों से कुछ निकले, वो सुबह निकले इस तरह के आंदोलन से, इस तरह के आंदोलन से वो सूरज फूटे। हम भी चाहते हैं, हमारी जनरेशन तो उन गानों पे पली है ना कि वो सुबह कभी तो आएगी। बिल्कुल, तो हम सुबह के इंतजार में हैं। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी, धन्यवाद। बाय।